हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल दर्शन में। दोस्तों, यूजीसी नेट जून 2024 को देख के ध्यान में रख सीरीज चल रही है। आराम से हम चलते हैं। एजुकेशन सब्जेक्ट से हम पढ़ा रहे हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं इसकी बात करेंगे परिकल्पना से। परिकल्पना जो होती है आपके फर्स्ट पेपर में भी आती है और सेकंड पेपर में भी आती है। परिकल्पना कितने प्रकार की होती है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। देखो, सबसे पहले हमें ये जानना है कि परिकल्पना होती क्या है। तो परिकल्पना को हम इंग्लिश में हाइपोथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो हाइपोथेसिस है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है हाइपो और एक बना है थीसिस। क्या बना है? थीसिस। अब समझना क्या है, अगर मैं इसके ऑल ओवर दोनों की बात करता हूं कि परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ हो भी क्या सकता है, तो आपको बताना है किसी समस्या का संभावित उत्तर बोल सकते हैं या कथन बोल सकते हैं। समझने वाली बात ये होती है, परिकल्पना जो हम कहते हैं, ये परिकल्पना आई कहां से, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे अभी। तो हमें पहले ये समझना है कि परिकल्पना को इंग्लिश में हाइपोथेसिस बोलते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइपो और थीसिस। अगर इन दोनों के ऑल ओवर की हम बात करते हैं तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है, जब हम किसी समस्या का समाधान करते हैं तो उसका जो संभावित उत्तर होता है या कथन होता है वो हाइपोथेसिस कहलाता है। लेकिन ये मैंने 5 संदर्भ बता दिए। लेकिन अगर मैं आपको इसका शाब्दिक अर्थ इसका बताता हूं कि परिकल्पना को क्या कहते हैं, तो आप इसको दो नामों से और जान सकते हैं। एक हो सकता है कल्पना करना, और दूसरा हो सकता है अनुमान लगाना। क्या हो सकता है? परिकल्पना करना और अनुमान लगाना। ये किसके दोनों के साथ दूसरे नाम हो सकते हैं परिकल्पना के। अब आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी कि कल्पना करना या अनुमान लगाना, इसका रीजन क्या होता है। अब इसको समझने से पहले मैं थोड़ा आपको ये बता दूं कि यह परिकल्पना शब्द आया कहां से था। तो आपको समझना है शोध के सोपान, जो स्टेप होते हैं ये थोड़ा हमें समझने होते हैं कि ये जो शोध के जो सोपान हैं, ये अगर आपने समझ ली तो कंपलसरी आपको पिछले पेपर में देखा जाए तो 3 जगह पूछा गया है। एजुकेशन सेकंड पेपर में 2 जगह पूछा गया कि एक शोध कार्य करते समय निम्नलिखित में से सही कौन से चरणों का चयन करेगा, और एक फर्स्ट पेपर में पूछा गया। अब ये शोध के जो हमें चयन है ये वाले हमें यहां पर समझने हैं। तो देखो, हमारा पहला जो आएगा वो आएगा दोस्त समस्या का चयन। क्या आएगा? समस्या का चयन। दूसरा जो आएगा वो आएगा हमारा शोध की रूपरेखा। तीसरा जो आएगा वो आएगा हमारा परिकल्पना का प्रतिपादन। उसके बाद जो दोस्त हमारा चौथा जो आएगा आपको दिखाई दे, हाँ, आंकड़ों का संकलन, यानी डाटा कलेक्ट करेंगे। आंकड़ों का संकलन। उसके बाद दोस्त जो 5वें नंबर पर आएगा वो आएगा आंकड़ों का विश्लेषण। उसके बाद जो दोस्त 6 नंबर पर आएगा वो आएगा हमारा संकलन हो गया। उसके बाद आएगा हमारा निष्कर्ष, और लास्ट में जो आता है वो आता है हमारा सामान्यीकरण। ये क्रम से आपको पूरे याद होने चाहिए कि जब एक शोध कार्य करते समय निम्नलिखित में से किन चरणों का अनुगमन या अनुकरण करेगा। तो सबसे पहले हमें जब कोई भी कार्य करना होता है तो पहले हमें एक समस्या चुननी होती है।
जब हम समस्या को चुनेंगे, समस्या को चुनने के बाद उसकी एक रूपरेखा बनाएंगे कि इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेपों को गुजरना पड़ता है। मान लीजिए आपको कोई समस्या देगी, उस समस्या को समाधान करने के लिए आपको एक फॉर्मेट तो बनाना पड़ेगा कि भाई पहले हमें ये कार्य करना, फिर ये कार्य करना, फिर ये कार्य करना। क्लियर बात है। उसके बाद फिर आप उस समस्या का समाधान करने के लिए परिकल्पना का प्रतिपादन करते हैं, जो हम यहां पर पढ़ रहे हैं। यानी ये 3rd नंबर मैंने आपको लिखा है, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। परिकल्पना का प्रतिपादन। अब मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसी समस्या आ गई, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए ऐसा तो नहीं कि आपको जाते ही कोई आंसर मिल जाए और आप टिक लगा दे। रटा हुआ ज्ञान कभी शोध कार्य नहीं होता, और हम पढ़ किसको रहे हैं? शोध को पढ़ रहे हैं, परिकल्पना को पढ़ रहे हैं। तो यहां पर समझने वाली बात यह होगी, जब आपके सामने कोई समस्या आएगी, उस समस्या का समाधान करने के लिए आप बहुत सारे तर्क करेंगे, बहुत सारे अनुमान लगाएंगे, बहुत सारी कल्पना करेंगे, जिसको हमने क्या नाम दिया? परिकल्पना। अब इसका दूसरा नाम कल्पना करना या अनुमान लगाना होता है। क्लियर बात है ना। अब मैंने आपको यहां पर लिखा है किसी समस्या का संभावित, प्रोबेबिलिटी की बात करें, क्लियरिटी की बात नहीं करें, एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं करें, संभावित प्रोबेबिलिटी की बात करें। मान लीजिए जब आप पासा की हम बात करते हैं, पासा फेंकते हैं, तो मान लीजिए 1 से 6 तक नंबर हो गए। अब क्लियर आपको नहीं पता कि 1 नंबर आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, पर संभावित करके फेंकते हैं कि यार अब की बार 2 आ जाए। अगर 2 नहीं आएगा तो फिर दोबारा से फेंकेंगे। ऐसे ही यहां पर किसी समस्या का समाधान करने के लिए जब हम कल्पना अनुमान लगाते तो एग्जैक्ट भू वाली कल्पना नहीं लग सकती, बहुत सारी परिकल्पना बनाते हैं। जो अभी हम आपको पढ़ाएंगे, परिकल्पना कितने प्रकार की होती है, मुख्य क्या होता है, वो सारी आपको बताएंगे। और परिकल्पना कौन सी लेनी चाहिए, ये वाली बात बताएंगे। तो आपके दिमाग में ये वाली बात आनी चाहिए कि जब हम किसी परिकल्पना का प्रतिपादन करेंगे तो वो परिकल्पना उस समस्या से संबंधित होनी चाहिए, तब जाकर उसका समाधान हो सकता है। अगर वो परिकल्पना समस्या से संबंधित नहीं है तो समस्या का समाधान हो नहीं सकता। तो ये सारी विशेषता हम पढ़ेंगे। परिकल्पना आपके दिमाग में आए तो किसी समस्या का समाधान करने के लिए जो हम इमेजिनेशन करते, जो अनुमान लगाते, जो कल्पना करते हैं कि यार इस वाला समस्या का समाधान मेरे हिसाब से इससे हो सकता है, वो हमारी क्या कहलाती है? परिकल्पना कहलाती है। और ये स्टेप तो आपको याद करनी पड़ेंगे। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? इसकी बात करें, परिकल्पना की बात करें। परिकल्पना हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस यानी किसी समस्या का समाधान करने के लिए संभावित जो एक कल्पना, ये प्रोबेबिलिटी की जो उत्तर जो हम लेके आते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारी परिकल्पना कहलाती है। ये वाली बात क्लियर होगी। अब उसके बाद आपको समझना सबसे बड़ी बात ये कि परिकल्पना कितने प्रकार की होती है, समझना। अगर मैं आपसे ये पूछूं परिकल्पना कितने प्रकार की होती है, परिकल्पना के प्रकार की जब हम बात करते हैं दोस्त, तो आपको समझना पड़ेगा। यहां पर देखो, मैं आपको 2 तरीके से पढ़ाऊंगा कि परिकल्पना कितने प्रकार की हो सकती है। तो एक तो आप बताना और दूसरी बताना। तो आप बता देना कि सर परिकल्पना 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है मैं आपको बता देना। एक जो होती है वो होती है हमारी परिकल्पना जो होती है, एक होती है हमारी प्रायोगिक परिकल्पना और एक होती है हमारी अप्रायोगिक परिकल्पना। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अप्रायोगिक परिकल्पना। कौन सी पढ़ेंगे? अप्रायोगिक परिकल्पना। दूसरी दोस्त जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रायोगिक परिकल्पना। दूसरी कौन सी पढ़ेंगे? प्रायोगिक परिकल्पना। क्लियर दोस्त? अगर आपसे पूछे परिकल्पना को कितने भागों में बांटा गया, तो आप बता देना 2 भागों में बांटा गया। परिकल्पना जो क्वेश्चन कहां से बोलता मैं आपको बताऊंगा, परेशान मत होइएगा। अब अप्रायोगिक परिकल्पना में कौन कौन सी आती है, तो आपको एक तो बतानी है साधारण परिकल्पना, दूसरी दोस्त बतानी है विषम परिकल्पना, तीसरी जो बतानी वो बतानी विशिष्ट परिकल्पना। क्लियर बात है?
समझने वाली बात यहां पर यह है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी पुटअप हुआ है कि परिकल्पना को कितने भागों में बांटा कि एक होती है एक्सपेरिमेंटल, एक होती है नॉन एक्सपेरिमेंटल। नॉन एक्सपेरिमेंटल का मतलब होता है तो दैनिक जीवन में प्रयोग की जाती है, जो हर समय प्रयोग की जाती है। एक्सपेरिमेंटल वो होती है जो लैब में और जो किसी मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रयोग की जाती है। क्लियर है? अब उसके बाद यहां पर जब हम बात करते हैं प्रायोगिक परिकल्पना में कौन कौन सी आएगी, तो देखो पहले आएगी अस्तित्व परक परिकल्पना। पहली कौन सी है? अस्तित्व परक परिकल्पना। दूसरी जो होती है वो होती है सार्वभौमिक परिकल्पना। तीसरी जो होती है दोस्त वो होती है संप्रत्यात्मक परिकल्पना। त्यात्मक। एक जो होती है वो होती है सांख्यिकीय परिकल्पना। और लास्ट में जो होती है दोस्त वो होती है शून्य परिकल्पना। कौन सी होती है? शून्य परिकल्पना। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो हमारी कौन सी होती है? शून्य परिकल्पना। जब भी क्वेश्चन पुटअप होता है तो शून्य परिकल्पना से पुटअप होता है। अगर आपको यहां पर क्वेश्चन पुटअप एक तरीके से तो शून्य परिकल्पना से करेगा, या एक यहां से करेगा, ये एक अभी और करेगा, या वो आपसे ये पूछ सकता है कि परिकल्पना को कितने भागों में बांटा गया, तो आप आराम से बता देना 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी होता है? एक होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल और एक होता है एक्सपेरिमेंटल। क्लियर बात है? नॉन एक्सपेरिमेंटल साधारण परिकल्पना, विषम परिकल्पना, विशिष्ट परिकल्पना जो होती है, और एक्सपेरिमेंटल जो होती है वो होती है अस्तित्व परक, सांख्यिकीय, सार्वभौमिक, संप्रत्यात्मक और शून्य परिकल्पना। शून्य परिकल्पना जो सबसे ज्यादा होता है, इंपोर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछे कि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, तो आपको समझना है मुख्य रूप से। देखो मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, इसको थोड़ा समझना, मैं लिख क्या रहा हूं। मुख्य रूप से परिकल्पना के प्रकार। अगर आपसे ये पूछे कि मुख्य रूप से परिकल्पना कितने प्रकार की होती है, तो आप बताना 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है जो मैं आपको बता दे रहा हूं। एक होती है शून्य परिकल्पना, और दूसरी होती है विकल्प परिकल्पना। शून्य परिकल्पना को दोस्त हम H0 और विकल्प परिकल्पना को H1 से डिफाइन करते हैं। और 100% आप लिख लीजिएगा, इनमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी आपको पूछा जाएगा, शून्य परिकल्पना किसे कहते हैं और विकल्प परिकल्पना किसे कहते हैं। और इन्हीं से संबंधित जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो प्रथम प्रकार की त्रुटि और द्वितीय प्रकार की त्रुटि से संबंधित क्वेश्चन पुटअप होता है। समझ में आ रहा है? देखो दिमाग समझे, अगर आपको ये पूछे कि परिकल्पना किसे कहते हैं, तो आपके दिमाग में एक ही पॉइंट आना चाहिए कि जब हम किसी समस्या का समाधान करते हैं तो उस समस्या का समाधान करने के लिए हमें जो भी तर्क अनुमान लगाते हैं, कल्पनाओं में जीते अनुमान लगा रहे हैं, कहते हैं कभी अंधेरे में तीर चलाना, लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर दूसरी बार चलाएंगे, ये ऐसे ही परिकल्पना कहलाती है। अगर आप किसी समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो आपको अंधेरे में तीर चलाना पड़ता है, तुक्का लगाना पड़ता, अनुमान लगाना पड़ता है, गैस करना पड़ता है। उसी को हमने क्या नाम दिया? परिकल्पना। जो परिकल्पना अंग्रेजी के शब्द हाइपोथेसिस का हिंदी रूपांतर है, जिसकी उत्पत्ति 2 शब्दों से हुई है, हाइपो और थीसिस। अगर इन दोनों के ऑल ओवर की बात की जाए तो जब किसी समस्या का संभावित उत्तर या कथन या समाधान होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? परिकल्पना कहलाता है। क्लियर होता है?
अब परिकल्पना कितने प्रकार की होती है, तो आपको पूछेगा अगर ये वाला शब्द लगा है मुख्य रूप से तो दो प्रकार की बता देनी है, विकल्प परिकल्पना और शून्य परिकल्पना। अगर पूछे परिकल्पना के कितने प्रकार है तो आप बताना नॉन एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल। नॉन एक्सपेरिमेंटल में कौन कौन सी आती है तो आप बताना नॉन एक्सपेरिमेंटल में कौन कौन सी आती है, साधारण परिकल्पना, विषम परिकल्पना और विशिष्ट परिकल्पना। एक्सपेरिमेंटल में कौन सी आती है, अस्तित्व परिकल्पना, सार्वभौमिक, संपर्कात्मक, सांख्यिकी और शून्य परिकल्पना आती है। क्लियर बात है, समझ में। अब ये पूरा होने डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा आता है वो दोस्त शून्य परिकल्पना और विकल्प परिकल्पना से एक आता है और एक आता है शून्य परिकल्पना से। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए एक शोधकर्ता किसी शोध कार्य को करते समय निम्नलिखित में से सबसे पहले किस परिकल्पना का प्रयोग करेगा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए शून्य परिकल्पना। और शून्य परिकल्पना का जो सिंबल होता है वो H0 होता है और विकल्प परिकल्पना का जो होता है वो H1 होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रथम प्रकार की त्रुटि और द्वितीय प्रकार की त्रुटि हर बार पेपर में पूछी जाती है, टाइप एरर 1 और टाइप एरर 2 की। क्लियर बात। अब थोड़ा समझना, मैं आपको नोट डाल के एक चीज पढ़ा दे रहा हूं, अब समझना, नोट डाल के मैं आपको यहां पढ़ा दे रहा हूं, नोट डाल के। एक शोधकर्ता एक शोधकर्ता सबसे पहले शून्य परिकल्पना का चयन करता है। ये वाली बात आपको याद रखनी है कि शोधकर्ता सबसे पहले किस परिकल्पना का प्रयोग करता है, तो आप बता देना शून्य परिकल्पना का। अब इससे भी क्वेश्चन पुटअप होगा, वो बाद में डिफाइन करेंगे, पहले हम यहां पर पढ़ लेते हैं कि परिकल्पना की विशेषताएं कौन कौन सी होनी चाहिए जो सबसे ज्यादा होती है। देखो, विशेषताओं का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जब आप किसी समस्या का समाधान करेंगे तो समाधान करते समय आपको परिकल्पना को लेते समय कौन कौन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। देखो मैं आपको पहले लिख दे रहा हूं, पहला आपको लिखना है परिकल्पना परीक्षण योग्य हो। दूसरा हमें लिखना परिकल्पना मापनीय होनी चाहिए। तीसरा में लिखना है परिकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमें लिखना परिकल्पना समाधान योग्य हो। उसके बाद लिखना है परिकल्पना समस्या से संबंधित हो। किससे संबंधित हो, समस्या से संबंधित हो। नोट डाउन करते चलना, पहले बता रहा हूं। उसके बाद लिखना परिकल्पना चर से संबंधित हो। उसके बाद लिखना परिकल्पना
प्रासंगिक होनी चाहिए। एक को लिखेंगे परिकल्पना शोध को सीमित करने वाली चाहिए। बहुत सारे पॉइंट है, वही मैंने इतने ही लिखे हैं। जब हम किसी समस्या का समाधान करते हैं तो मैंने आपको बताया कि हम अनुमान लगाते हैं। जब हम अनुमान लगाते हैं तो अनुमान लगाने के लिए हमें इन पॉइंटों से होकर गुजरना पड़ता है। समझिए, पहला मैंने आपको बताया कि परिकल्पना परीक्षण योग्य होनी चाहिए। परीक्षण योग्य का मतलब होता है, मान लीजिए हमें कोई समस्या दी गई है। अब कोई समस्या ऐसी दी गई जिसका हम परीक्षण ही ना कर सके तो उस समस्या का समाधान खाक करेगी। मान लीजिए मैं अलीगढ़ से पढ़ता हूं, मेरे अलीगढ़ में एक समस्या है, एक जनरल में लेता हूं, गंदगी सबसे ज्यादा रहती है। एक एग्जांपल मैंने आपको ले दिया। अब ये गंदगी है, इसका समाधान करने के लिए मैं अनुमान लगाऊं कहीं दूर दूर के, आगरा के, दिल्ली के, अकराबाद के, आजमगढ़ की समस्या कहां की है? अलीगढ़ की। तो क्या उसका समाधान हो पाएगा? समस्या जहां की हो वहीं पर उसका समाधान करने के लिए जो अनुमान लगाया जाता है वो परिकल्पना परीक्षण होनी चाहिए। अब ऐसे नहीं कि परीक्षा पर समस्या हमने ले ली, परिकल्पना ऐसी बना ली जिससे संबंधित हमें डाटा ही ना मिल पा रहा, तो उसका टेस्ट कहां से होगा? तो ये हमें समझ में आनी चाहिए। परिकल्पना मापनी होनी चाहिए। हमें ज्यादा विशिष्ट परिकल्पना या हार्ड परिकल्पना भी नहीं बना लेनी है कि उसका समाधान ही ना हो, उससे संबंधित हमें कोई डाटा ही ना मिले। परिकल्पना विशिष्ट का मतलब ये होता है कि जो समस्या हमारे सामने है उसी से कोरिलेट करने वाली होनी चाहिए। एक होती है विशिष्ट, एक होती है सामान्य। सामान्य का मतलब होता है वो हर जगह प्रयोग की जा सकती है, लेकिन विशिष्ट का मतलब होता है जिसको ध्यान में रखकर जो अनुमान हमने लगाया है वो उसी से कोरिलेट करे। बात कर रहे गंदगी की और अनुमान लगा रहे पढ़ाई का। बात कर रहे गंदगी की, समस्या हमारी गंदगी से संबंधित, बात कर रहे हम संस्कृति की। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। विशिष्ट का मतलब ये होता है कि जो है हमारे पास सामने समस्या उससे संबंधित हमें समाधान करना चाहिए, समाधान योग्य होनी चाहिए। ये वाली बात, हाँ मैं आपको देखो बिल्कुल ऐसी परिकल्पना लेनी चाहिए जिसका पूर्ण रूप से समाधान हो जाए। समस्या से संबंधित तो मैंने आपको पहले बताया, चर से संबंधित जो डाटा कलेक्ट करेंगे उनको भी कोरिलेट करना चाहिए। प्रासंगिक मतलब वैल्यूएबल होनी चाहिए, मतलब वो समस्या में घुस जाए एक तरह से। हाँ इसका अनुमान तुक्का लग गया, ठीक है, अंधेरे में तीर चलाया लग गया, ठीक है। शोध को सीमित करने वाली होनी चाहिए। जब हम अनुमान लगाते हैं तो अनुमान लगाने के बाद ही हमें थोड़े बहुत तो उसके रिजल्ट पता चल जाए तो थोड़ी बहुत हमारी समस्या कम होनी चाहिए। ये यहां से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब बात यहां पर करते हैं शून्य परिकल्पना, विकल्प परिकल्पना से भी क्वेश्चन एक पुटअप होता है और इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे और इससे संबंधित हम प्रथम प्रकार की त्रुटि और द्वितीय प्रकार की त्रुटि भी डिफाइन करेंगे। तो मैं आपको यहां पर एक बात ये बता दे रहा हूं कि शून्य परिकल्पना विकल्प परिकल्पना से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। मैंने क्वेश्चन आपको ये वाली बात बता दी कि एक शोधकर्ता शोध कार्य करते समय सबसे पहले किस परिकल्पना का प्रतिपादन करेगा, चयन करेगा, तो आपको बता देना शून्य परिकल्पना का प्रतिपादन करेगा। किसका प्रतिपादन करेगा? शून्य परिकल्पना। अब शून्य परिकल्पना कैसे कहते हैं तो इसको भी थोड़ा समझे कि मान लीजिए मैंने कोई भी समस्या मेरे सामने है। जब मैं किसी समस्या का समाधान करने के लिए कोई भी अनुमान या तुक्का लगाऊंगा तो सबसे पहले शून्य परिकल्पना का लगाऊंगा। मान लीजिए मैंने कोई अनुमान लगाया, अगर वो अनुमान उस समस्या से संबंधित बैठ गया तो ठीक रहेगा, अगर नहीं बैठा तो उसको हटा देंगे, दूसरा और अनुमान लगाएंगे। क्योंकि परिकल्पना तो बहुत सारी बनाई जाती हैं और जो बहुत सारी बनाई जाती है वो हमारी कौन सी परिकल्पना कहलाती है? वो कहलाती है हमारी शून्य परिकल्पना। लेकिन जो परिकल्पना तुक्के में लगाई गई या अनुमान लगाया गया वो सही बैठ जाता है तो वो किसका रूप ले लेता है? विकल्प परिकल्पना का। यानी मान लीजिए मैंने अनुमान जो भी लगाया वो बिल्कुल एकदम सटीक और उस समस्या का समाधान करने वाला बैठ गया तो उसने किसका रूप ले लिया? विकल्प परिकल्पना। जो कि ऑप्शन मिल गया भाई अवश्य समाधान हो सकता है, लेकिन वो अनुमान उस समस्या से संबंधित नहीं बैठा तो फिर वो हमारी कौन सी होगी? शून्य परिकल्पना। फिर इसको छोड़ा हम दूसरा अनुमान लगाएंगे। तो यहां पर क्वेश्चन ये पुटअप होगा, समझना। मैंने एच परिकल्पना, शून्य परिकल्पना 0 से होगी और विकल्प परिकल्पना एच 0 से, समझेंगे। देखो ये है हमारी शून्य परिकल्पना, समझना। क्लियर है?
और ये हमारी विकल्प परिकल्पना। ये कैसी हमारी विकल्प परिकल्पना। अब इनको समझना क्या है, इससे क्वेश्चन ये आता है कि जब एक शोधकर्ता शून्य परिकल्पना को निरस्त करेगा तो विकल्प परिकल्पना को क्या करेगा, और विकल्प परिकल्पना को निरस्त करेगा। तो आपको यहां पर समझना है कि जब एक शोधकर्ता शून्य परिकल्पना को स्वीकार करेगा, क्या करेगा, स्वीकार, तो विकल्प परिकल्पना को क्या करेगा, तो आपको बता देना अस्वीकार करेगा। क्या करेगा, अस्वीकार करेगा। अब दूसरे वे में मैं आपको ये वाली बात बताऊं कि जब विकल्प परिकल्पना को स्वीकार करेगा तो शून्य परिकल्पना को क्या करेगा, अस्वीकार करेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझना है कि जब एक शोधकर्ता शून्य परिकल्पना को एक्सेप्ट कर रहा है तो विकल्प परिकल्पना को रिजेक्ट करेगा। अगर विकल्प परिकल्पना को एक्सेप्ट कर रहा है तो शून्य परिकल्पना को रिजेक्ट करेगा। मैंने आपको यहां पर, फिर भी मैं आपको यहां पर और बता दे रहा हूं कि देखो समझना, एक होता H0 और एक होता H1। समझना, अगर आपने ये वाली बात समझ में आ ली, अगर वो इसको एक्सेप्ट करेगा, यहां पर इसको स्वीकार करेगा तो इसको अस्वीकार करेगा। यानी H1 की अगर पुष्टि हो जाती है, शून्य परिकल्पना को अगर वो स्वीकार कर लेगा, अगर इसको एक्सेप्ट करेगा तो इसको रिजेक्ट करेगा, अगर इसको रिजेक्ट करेगा तो इसको एक्सेप्ट करेगा, अगर इसको एक्सेप्ट करेगा तो इसको रिजेक्ट करेगा। यानी अपोजिट चलना है। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। शून्य परिकल्पना को अगर हम स्वीकार करते हैं तो विकल्प परिकल्पना को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे। अगर हम विकल्प परिकल्पना को स्वीकार करते हैं तो शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करेंगे। ये वाली बात आप समझ में आनी चाहिए कि जब एक शोधकर्ता शून्य परिकल्पना को स्वीकार करता है तो विकल्प परिकल्पना को अस्वीकार करेगा, तथा जब एक शोधकर्ता विकल्प परिकल्पना को स्वीकार करता है तो शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करता है। ये और डिफाइन में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रथम प्रकार की त्रुटि और द्वितीय प्रकार की त्रुटि भी पढ़ाऊंगा। मैंने आपको ये वाले पूरे स्टेप बताए, ये वाले स्टेप तो आपको याद होनी चाहिए कि समस्या का चयन, शोध की रूपरेखा, समझ परिकल्पना का प्रतिपादन, डाटा कलेक्ट, डाटा एनालिसिस और कंक्लूजन और जनरलाइजेशन। उसके बाद मैंने आपको ये पूरी विशेषता बता दी। उसके बाद कितने प्रकार की होते हैं, उसके बाद मैंने दो मुख्य रूप, शून्य और विकल्प, और ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।